देखो एक बार, एक और छोटा सा टॉपिक इकोनॉमिक्स का, कोई बहुत ज्यादा समझने की याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतिहास अगर पढ़ रखा है तो इसको वैसे ही आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉपिक ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो हमारे ऊपर ब्रिटिश सत्ता जो 200 साल रही थी, उस 200 साल के ब्रिटिश शासन का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारा भारत जो था एक आत्मनिर्भर देश था। बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी पैदा होती थी जिनकी दुनिया में बड़ी मांग थी। जैसे कि दक्षिणी भारत के मसाले बड़े फेमस थे, बंगाल साइड में जाओगे तो आपके सूती वस्त्र बड़े फेमस थे, खासकर ढाका की जो मलमल थी ना, उसकी तो बात ही अलग थी। दुनिया के हर देश में हम व्यापार करते थे, और खासकर ये यूरोप के जो देश हमारे पास आए, कंपनीज भारत में आई थी, उनका उद्देश्य ये था कि भारत से माल खरीद के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। यानी कि हम एक ऐसा देश था जो कि आत्मनिर्भर भी था और साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ हम व्यापार में प्लस में थे। लेकिन फिर हमारे ऊपर 1700 आपके 57 के आसपास की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। उसके बाद 1764 में ही आपके बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी संधि हमारे मुगल बादशाह के तहत इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के तहत आपके बंगाल में उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो शुरुआत में जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसका उद्देश्य व्यापार करना था, और उस व्यापार में ये हमारे भारत से माल खरीदने के लिए आपके यूरोप से बहुत सारा सोना और चांदी लेके आते थे, बदले में सामान लेके चले जाते थे, तो हमारा मुनाफा था। लेकिन जब इन्होंने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, तो फिर क्या है कि यहीं के पैसा कमाते थे, उसी से माल खरीदते और उस माल को कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन और यूरोप के मार्केट में भेजते। इस प्रकार इन्होंने धीरे धीरे भारत के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जो भारत पहले दुनिया को माल निर्यात करता था, अब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, और औद्योगिक क्रांति के कारण वहां बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। उन बड़े बड़े उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो भारत से कच्चा माल पहले ब्रिटेन जाता, और ब्रिटेन की बड़ी बड़ी मिलों में बन के तैयार माल भारत में बिकने आता। तो भारत को उन्होंने अपना एक ऐसा उपनिवेश बना के रख दिया जो कच्चे माल की सप्लाई इंग्लैंड के लिए करेगा और तैयार माल का मार्केट होगा यहाँ पे। और धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे जो खुद के उद्योग धंधे थे, जो पहले हम दुनिया को माल बेचने का काम करते थे, अब धीरे धीरे वो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का सामना नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे वो समाप्ति की कगार पर पहुंच गई। तो हमें दोहरा नुकसान हुआ। दूसरी बात, ये तो उद्योगों की बात हो गई। दूसरी बात, कृषि की बात करें तो भारतीय समाज या भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। ज्यादातर लोग यहाँ गांव में रहते हैं, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने कृषि की जो पद्धति उनकी थी वो इस प्रकार की थी कि ज्यादातर जो है ना लगान के रूप में पैसा इकट्ठा कर लेते थे। इस कारण कृषि के विकास की ओर उन्होंने अपना कोई प्रयास किया नहीं। तो धीरे धीरे हमारे जो किसान थे, किसान भाई थे, उनकी हालत भी धीरे धीरे खराब होती चली गई। कहीं उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, कहीं महलवाड़ी व्यवस्था लागू की, कहीं रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की, लेकिन सब किसान के विपरीत थे। इसी प्रकार मानव विकास के क्षेत्र में भी उन लोगों ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया कि भारत की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया हो। तो कहने का मतलब, एक तरीके से भारत सामाजिक दृष्टि से भी, भारत जनांकी की दृष्टि से भी, भारत कृषि की दृष्टि से भी, और भारत औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी थोड़ा थोड़ा पीछे चलता गया। और कहने का मतलब, इन चीजों को पहली बार हमारे पढ़े लिखे लोगों ने स्पष्ट किया। पढ़े लिखे लोगों में दादा भाई नेहरू जी का नाम सुना होगा, हमने आरसी दत्त का नाम सुना होगा, आपने डिग्वी साहब का नाम सुना होगा। इन्होंने पहली बार दुनिया को समझाया कि इस ब्रिटिश शासन का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्हीं सब बातों को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे कि ब्रिटेन के 200 साल के शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। पहला प्रश्न आपके कि ब्रिटिश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भारत से हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को हुए थे। अब 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जो है लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन रहा, जो कि हम कह सकते हैं कि 1757 में जो आपके प्लासी का युद्ध हुआ वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और 1947 में लगभग 200 साल के आसपास ये शासन रहा है। इस दौरान क्या है कि ब्रिटेन के आने से पहले हम क्या थे? तो ब्रिटेन के आने से पहले हम दुनिया को निर्यात करते थे।
दुनिया हमसे माल खरीद के ले जाती थी और बदले में हमें बहुत सारा सोना और चांदी मिलता था। लेकिन ब्रिटेन की सत्ता स्थापित होने के बाद हम ब्रिटेन का मार्केट बन गए, अर्थात ब्रिटेन का बना हुआ माल कहाँ बिकने लगा? भारत में, यानी कि गंगा उल्टी बहने लगी। पहले गंगा जो बहती थी वो यूरोप की साइड बहती थी, अब वहां का माल हमारे यहाँ बिकने आ गया। कहने का मतलब ब्रिटेन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया गया है। तो यहाँ हम याद करें कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारत से क्या प्राप्त करना था बेटा? कच्चा माल। तो पहली बात तो ये है। और ब्रिटिश साम्राज्य से पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था, जब ब्रिटेन के लोग भारत में नहीं आए थे तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्र थी, किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकती थी, जहां ज्यादा मुनाफा हमें मिलता था। चाइना के साथ हमारा व्यापार था, यूनान के साथ प्राचीन काल में चला है, रोमन साम्राज्य के साथ चला है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ हमारा चला है, तो वहां हमें ज्यादा फायदा था। आगे बढ़ते हैं। कृषि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत था कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, ग्रामीण परिवेश का देश रहा है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जन सामान्य की आजीविका का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था। आज भी कृषि है हमारे पास तो। और साथ ही साथ सरकार, यानी कि हमारे जो राजा थे, उन राजाओं की सरकारी आय का मुख्य स्रोत भी कौन था? भूमि के लगने वाला टैक्स था। लेकिन भारत में उस समय क्या फेमस था? तो भारत का सूती वस्त्र, भारत का रेशमी वस्त्र, भारत का धातु निर्माण और बहुमूल्य मणिरत्न, यानी कि जो बहुत सारे पत्थर वगैरह जो थे उनसे आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, ये सब के सब भारत के उन्नत किस्म के उद्योग थे उस समय में। और ये बने हुए केंद्र जो है ना, यहाँ से बना हुआ माल जो है ना, ये संपूर्ण विश्व में फेमस था। ये अंग्रेजों के आने से पहले की स्थिति है। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले भारत विश्व में सूती वस्त्र के लिए फेमस था, रेशमी वस्त्र के लिए फेमस था, मसालों के लिए फेमस था, और रत्न जड़ित आभूषणों के और हस्तशिल्प के लिए फेमस था। विश्व भर में के लोग यहाँ से आते थे। उनमें से आपने सुना होगा कि ढाका की मलमल इतनी बारीक बनाई जाती थी कि इसे शाही मलमल कहा जाता था, कि राजघराने के लोग जो दुनिया के, वो इस मलमल को क्या खरीदने के लिए आते थे, इतनी फेमस थी। ब्रिटिश शासन की स्थापना से भारत में कृषि का व्यापारीकरण हुआ तथा केवल कच्चे माल का प्रदाता भारत बन गया। तो भारत पर ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रभाव यही था कि जो देश पहले दुनिया को माल बेचता था, दुनिया के लिए माल की आपूर्ति करता था, अब वो ब्रिटेन का एक बाजार बन के रह गया। वो यहाँ से कच्चे माल को, कच्चे माल यानी कि कपास को खरीद कर ब्रिटेन ले जाएंगे, बड़ी बड़ी मिलों में वहां से कपड़ा बनेगा और कपड़ा बिकने कहाँ आ जाएगा? भारत आ जाएगा। तो दोहरा हमारा ये शोषण उन्होंने किया है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ एक विद्वान हुए, विद्वान का नाम है बेटा रजनी पाम दत्त। इसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया टुडे। ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश साम्राज्य, जब हम औपनिवेश थे, उस टोटल साम्राज्य को, उस काल को 3 पार्टों में विभाजित किया है। एक काल उन्होंने कहा वाणिज्यवाद, जो 1757 से कब तक चलता है? 1813। याद होगा आपको 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1757 से लेके आपके हम 1813 तक आते हैं, तब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे व्यापारिक एकाधिकार था, अर्थात इंग्लैंड की ओर से भारत में व्यापार केवल कौन सी कंपनी कर सकती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। लेकिन जब उसकी यहाँ सत्ता स्थापित हो गई, तो सत्ता स्थापित होने के कारण 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा उसके व्यापारिक एकाधिकार को केवल 2 जगह सीमित कर दिया कि एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कोई सा भी व्यापार भारत के साथ कोई भी ब्रिटेन का आम नागरिक या कोई दूसरी कंपनी भी कर सकती है। और चीन और चाय के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को भी हमने 1833 में क्या कर दिया? बाद में समाप्त। तो पहला तो वो काल है जब हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उसको हमारे दत्त साहब क्या कहते हैं? वाणिज्यवाद का समय कहते हैं। दूसरा कौन सा काल है कि 1813 से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति तक का काल, क्योंकि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता क्या हो जाएगी? समाप्त, और भारत का शासन सीधे सीधे किसके पास चले जाएगा? ब्रिटेन के क्राउन के पास चले जाएगा।
तो दूसरा काल स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद इसको कहा उसने। और लास्ट जब ब्रिटेन की सत्ता हमारे ऊपर स्थापित हो जाएगी, सीधे सीधे ब्रिटेन के सम्राट अर्थात ब्रिटेन की सरकार के पास हम चले जाएंगे, तो उस काल को क्या कहा गया है? वित्तीय पूंजीवाद। तो ये तीनों काल अलग अलग याद कर लेना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से काल का समय क्या रहेगा। तो रह जाएगा याद कि एक समय तो वो था जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार रखती थी, वो तो 1813 तक आया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे ऊपर था 1813 से लेकर 1858। फिर हम ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए, वो तीसरा काल है। अब यहाँ अगर हम बात करें, हाँ दोनों लगभग आप एक जैसी चीजें कह सकते हैं, बाकी थोड़ा सा इसमें व्यापार तो केवल बेचने से संबंधित हम कह सकते हैं, उसमें सारी चीजें कैलकुलेशन करके आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो पहला जो है ना वाणिज्यवाद का समय कब से कब तक रहेगा? 1757 से 1813। ये आपने देखा। प्रथम चरण पूरी तरीके से किसका समय था बेटा? आर्थिक लूट का समय था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी तो क्या व्यापार और मुनाफे के लिए थी, सरकार थोड़ी थी ये। तो ये ने पूरी तरीके से आर्थिक लूट का समय था। इस चरण में कंपनी पूरी तरीके से बाजार से स्थानीय तथा विदेशी व्यापारियों का क्या कर दिया? सफाया कर दिया। जो दूसरे देशों की कंपनी आई थी, चाहे वो फ्रांस की कंपनी हो, चाहे डच कंपनी हो, चाहे उन सबको तो भारत से बाहर भगा दिया, और जो देसी व्यापारी थे उनको भी समाप्त कर दिया इसने। कहने का मतलब इस समय में इसने कंपनी ने पूरी तरीके से भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। दूसरे यूरोप की जो दूसरी कंपनी आई थी उनका भारत से लगभग युद्ध में आपके फ्रांस की कंपनियों को कर्नाटक युद्ध में हराया, डच कंपनियों को हरा दिया, पुर्तगाली कंपनियों को हरा दिया, अकेली कंपनी बची हमारे साथ व्यापार करने वाली। स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद जो कहा गया है 1813 से 1858, इस चरण में कंपनी का व्यापार से एकाधिकार तो क्या हो गया बेटा? समाप्त है। और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण भारत किसका स्रोत बन गया? कच्चे माल का। कच्चे माल और वहां से जो तैयार माल था उसका क्या करने लगा? आयात। अर्थात इस दौरान भारत में औद्योगिकरण आपके नहीं हुआ, इसे औद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण कह सकते हैं। एक ऐसा समय जब ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे और भारत के उद्योग धीरे धीरे क्या हो रहे थे? समाप्त हो रहे थे। वो समय कौन सा था? आपके व्यापारिक पूंजीवाद 13 से 58 के बाद का पूंजीवाद का समय। इस क्षण में भारत में पूंजी निवेश हुआ, अर्थात अब क्या किया कि ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में भी फैक्ट्रियां लगाने लग गई, अर्थात भारत में भी निवेश होने लगा। सर्वाधिक पूंजी निवेश जो है वो सार्वजनिक सेक्टर में हुआ, अर्थात इस दौरान भारत में क्या आ गई? रेल व्यवस्था आ गई, डाक तार प्रणाली आ गई, कुछ बड़े बड़े कारखाने भी स्थापित हो गए, सूती वस्त्र की मिलें भी भारत में स्थापित हो गई। अब भारत में धीरे धीरे निवेश होना शुरू हो गया। निवेश का 5% लाभांश की गारंटी पर आधारित था। इस दौरान भारत में औद्योगिकरण की क्या हो जाती है? शुरुआत। तो पहले जो क्षेत्र था आपके 1757 से मैं कहूं कि 1813 तक, वो तो पूरी तरीके से आर्थिक लूट का समय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप की, अच्छा उसका फर्क क्या हुआ? पहले क्या था कि यूरोप से बहुत सारी कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने आई। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, और इंग्लैंड वाले भी। जब मेरे पास मेरे माल को खरीदने के लिए 4 व्यापारी कंपनियां मेरे पास आ रही हैं, तो मैं मुनाफा ज्यादा कमा सकता हूँ या कंपनी ज्यादा कमा सकती है? मैं ज्यादा अच्छी स्थिति में हूँ, मेरी मर्जी है। अगर पुर्तगाली कंपनी मुझे ज्यादा पैसा दे रही है तो मैं उसे माल बेचूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है तो मैं उसे बेचूंगा, तीसरी दे रही है तो मैं उसे बेचूंगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सब कंपनियों को युद्ध में हराकर ठिकाने लगा दिया। वेदरा का युद्ध आपने सुना होगा, वांडीवास का युद्ध आपने सुना होगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य तो लंबे युद्ध हुए आपके, जिन्हें हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इन सब के बाद फ्रांसीसी तो आपके पुदुचेरी में सिमट कर रह गए, पुर्तगाली आपके गोवा दादर नगर हवेली में सिमट के रह गए, बाकी पूरा भारत का व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। इसके अलावा भारत के जो देसी व्यापारी थे उन सबको भी इन्होंने सफाया कर दिया, अर्थात रास्ते से हटा दिया। अब व्यापार करने वाली कंपनी केवल एक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब किसान के पास या किसी के पास माल खरीदने जाएगी तो वो अपनी कीमत पर माल खरीदेगी, यानी कि विकल्प खत्म हो गए हमारे पास, हमें माल बेचना उन्हीं को है। अब वो अपनी मन मर्जी की कीमत आपको देंगे। तो वो काल तो था आपके आर्थिक लूट का काल कहलाता है। अब दूसरा काल आया जब 1813 से लेके हम 1858, ये वो काल था जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण बढ़ रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी।
अब उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कच्चा माल कहाँ से है, क्योंकि सूती वस्त्र की मिल तो वहां स्थापित कर दी और उसके लिए कपास चाहिएगा, तो कपास यहां से कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड। और वहां जो फैक्ट्री में माल बनकर आया वो कहाँ आने लगा, भारत आने लगा। ये दूसरा काल है। अब तीसरा काल जो शुरू हो जाएगा उसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार भारत पे अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए, या दूसरे व्यापारी भी, क्योंकि माल को वहां ले जाएंगे फिर दोबारा से बना के यहाँ लाएंगे, तो प्रतियोगिता बढ़ गई। तो अब भारत में उद्योगों की स्थापना शुरू हो गई, आधारभूत जो और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका निर्माण होना शुरू हो गया, डाक तार प्रणाली आपके शुरू हो गई, रेलवे की प्रणाली यानी कि रेल व्यवस्था भी आपके यहाँ शुरू हो गई, कुछ बड़े बड़े उद्योग अब भारत में भी। अब तक तो कच्चा माल यूरोप जा रहा था, लेकिन 1854 में आपको कवासी डापर द्वारा मुंबई की मिल लगा ली। इसी 1855 में जूट की मिल भी रिसरा में आपके लग गई। तो कहने का मतलब भारत में भी अब फैक्ट्रियां क्या स्थापित होने लगी, वो आपका तीसरा काल था। अब ये जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विशेषताओं को हम अलग अलग करें तो पहली विशेषता तो इस दौरान क्या थी, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। ब्रिटेन के 200 साल के शासनकाल में कभी पूछा जाए कि भारत का आर्थिक विकास तेजी के साथ हुआ या नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है। पहली विशेषता है कि निम्न स्तरीय आर्थिक विकास रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत के विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तो भारत को कच्चे माल का स्रोत बना दिया कि यहाँ से खरीद के ले जाओ और वहां बना के यहाँ ले आओ, यानी कि अपने उद्योगों का विकास किया, भारत में आर्थिक विकास नहीं किया। एंगस मैडिसन, देखो इस कथन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंगस मैडिसन क्या कहता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 17वीं शताब्दी में जब ये नहीं आए थे, संपूर्ण विश्व के व्यापार में भारत की भागीदारी अकेले की कितनी थी, 24%। वो कम होकर 1950 में मात्र कितनी रह गई थी, 4%। और इसका स्थान किसने लिया होगा, तो ब्रिटेन ने लिया होगा, ब्रिटेन ले गया सारा। तो ये वाली स्थिति हमारी निम्न स्तरीय आर्थिक विकास का कारण बनी। अब आते हैं आगे। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करना। भाई इनका उद्देश्य क्या था कि इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति कहां से हो, भारत से हो। साथ ही साथ वहां के बने तैयार माल का भारत क्या करे, आयात, क्योंकि वहां फैक्ट्री में माल बन रहा है, वो बाजार भी तो चाहिए, और बाजार कौन है, भारत। तो हो गया, औपनिवेशिक शासकों में कभी भी इस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कभी भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ऐसा कोई प्रयास उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि उनको तो सारा विकास ब्रिटेन के उद्योगों का और वहां का करना था। भारत तो कच्चे माल को भेजने वाला देश और तैयार माल के लिए बाजार का काम। लेकिन हमारे कुछ समाज सुधारक या हम कहें कि जागरूक जो लोग थे, उन्होंने इसका आकलन करना शुरू किया। और ऐसा आकलन करने वाले व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भारत में इस ब्रिटिश शासन का क्या आर्थिक नुकसान हुआ है। तो उनमें पहले व्यक्ति तो कौन थे आपके, दादा भाई नेहरू जी। भारत की पहली बार प्रति व्यक्ति आय, धन निष्कासन का सिद्धांत या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो सारी किताबें लिखी और दुनिया को बताया कि ये ब्रिटेन का जो है ना धन निष्कासन के सिद्धांत के द्वारा समझाया कि किस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसके बाद कौन आया, विलियम डिग्बी, प्रति व्यक्ति आय के बारे में इसने भी, राष्ट्रीय आय के बारे में। उसके बाद फिंडले स्वराज भी आए, और फिर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ध्यान हो तो, VKRV राव है बेटा ये, ठीक है, VKRV राव। इसके बाद एक कौन सा बेटा, RC देसाई। इन सब ने औपनिवेशिक काल में भारत की प्रति व्यक्ति आय और भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में डाटा प्रस्तुत किए। हालांकि कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं था, फिर भी अगर कभी क्वेश्चन आए कि सबसे ऑथेंटिक आंकड़े किसके माने जाएंगे, तो इसके माने जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत की राष्ट्रीय आय का निर्धारण सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन है, VKRV राव के द्वारा किया गया है। तो ये भी कभी कभी आ जाएगा NCERT में, इसी तरीके से इस लाइन को लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि किसके अनुमान ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो राव साहब का मतलब ये वाले हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पर भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर तो कितनी थी बेटा, 2%, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मात्र कितनी थी, 0.50%। ये औपनिवेशिक काल की बात हो रही है। ये बात के बाद दूसरा चित्र आ गया हमारे पास कि निम्न स्तरीय आर्थिक विकास देखा,
कि कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ। हम केवल कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के आयातकर्ता देश बन के रह गए। कोई उद्योग धंधे जो हमारे पहले के उद्योग धंधे थे वो भी समाप्त हो गए। आर्थिक विकास हुआ नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी नहीं। अब कृषि की बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन से ऊपर भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। क्यों आधारित थी? कि यहाँ की 85% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी बेटा? गांव। और ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मेरे हिसाब से सब जानते हैं क्या है? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक में भी क्या करते थे? कृषि। तो डाटा एनसीईआरटी में और राजस्थान बोर्ड की किताबों में यही लिखा हुआ है। तो सिंपल से इसी लाइन को याद करना है कि औपनिवेशिक काल में भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती थी? 85%। 11वीं की क्लास में आपका पहला लेसन ही यही ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का है। एक बार उसको थोड़ा सा आप और अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो कोई, हालांकि सारी चीजें वहां से मैंने उठा ली हैं, फिर भी एक बार अगर आप सरसरी नजर से देखना चाहो तो देख सकते हैं। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी क्या कमाते थे? रोजी रोटी। कोई व्यापार के लिए नहीं करते थे खेती। हम हमारी जो कृषि पद्धति थी वो जीवन निर्वाह कृषि पद्धति थी। मुख्यतः परिवार का जो रोजी रोटी चलता था वो खेती से चलता था। औपनिवेशिक शासन में भू व्यवस्था प्रणाली अर्थात जो भू राजस्व या लगान वसूली की प्रणाली थी, उस लगान वसूली की प्रणाली ने हमारी इसकी कमर तोड़ कर रख दी खेती व्यवस्था की। कैसे तोड़ी? कि प्लासी के युद्ध के पास बंगाल की दीवानी अधिकार किसको प्राप्त हो गए थे बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां आपके द्वैध शासन लगाया आपके 1765 से लेकर आपके 1772 तक। और द्वैध शासन के दौरान भारतीय व्यवस्था को पूरी तरीके से, जो खेती पद्धति थी उसको लगान बढ़ा के पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। सिंचाई का अभाव था हमारे पास, प्रौद्योगिकी का अभाव था, उर्वरक हमारे पास थे नहीं, तो कृषि उत्पादकता धीरे धीरे आपकी कैसी होती चली गई? निम्न होती चली गई। लेकिन अब क्या है कि अब तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें खाद्यान्न उत्पादन को मुख्य वरीयता दी जाती थी। अब लेकिन ये इंग्लैंड के लोग आने के बाद इन्हें खाद्यान्न से ज्यादा मतलब नहीं था। इन्हें तो कपास पैदा करो, नील पैदा करो, मसाले पैदा करो। यानी कि इन्होंने भारतीयों को किन फसलों की ओर बढ़ाया? नकदी फसलों की ओर, क्योंकि कारखाने के लिए कच्चा माल चाहिए था इन्हें। ये बात आपको याद करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जहां से प्रश्न आपका इस लेसन से आ सकता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लगान वसूली की 3 पद्धतियां प्रसिद्ध थी। जो ब्रिटेन सरकार भारत से किसानों से लगान वसूल करती थी, प्रश्न अगर कभी आएगा तो यहाँ या तो धन निष्कासन से आएगा, इस लेसन में प्रश्न आया तो, या फिर आपकी लगान पद्धति से आएगा। तो लगान पद्धति 3 प्रकार की थी। एक पद्धति का नाम तो था बेटा स्थायी बंदोबस्त, एक का था महलवाड़ी और एक का नाम था रैयतवाड़ी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों से लगान वसूली की ब्रिटेन सरकार की कितनी पद्धतियां लागू थी? 3। पहला है आपके स्थायी बंदोबस्त, एक महलवाड़ी और एक रैयतवाड़ी। एक बार तो यही प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कौन सी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होगा? तो स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदार मालिक है, भूमि किसको दे दी? जमींदार को। भाई ये पूरा राजगढ़ की जागीरदारी आपको फला आदमी को, राजा को दे दी। अब वो जागीरदार वहां से लगान वसूल करके एक भाग अपने पास रखेगा और बाकी राजा को यानी कि ब्रिटिश सरकार को पहुंचा देगा। तो वो तो जागीरदारी है। महलवाड़ी व्यवस्था में जमीन पूरे गांव को दी जाती थी। गांव में प्रत्येक परिवार का पटेल होता था, कुनबे का, और वो सब उगाकर सरकार को क्या जमा करा देते थे? लगान। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान को माना गया कि किसान डायरेक्ट सरकार को लगान चुकाएगा। तो कई बार तो यही प्रश्न सिंपल सा आ जाता है कि किस प्रकार की भू राजस्व प्रणाली में जमीन का मालिक किसको बनाया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थायी बंदोबस्त। इसी को क्या कहते हैं बेटा? आपके जमींदारी। इसी को क्या कहते हैं? जागीरदारी। और मालगुजारी या बिस्पेदारी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें जमीन जो है वो किसान को नहीं दी जाती थी, जागीरदार को दी जाती थी। और ये लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? किसके समय लागू है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और अन्य सलाहकारों में जेम्स ग्रांट है और जॉन शोर है। तो ये आपको याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था उसको लागू करने वाला वायसराय कौन था? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहयोगी जेम्स ग्रांट और जॉन शोर। भूमि का मालिक किसे माना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको? जमींदार को। जागीरदारी दी जाती थी।
वहां से लगान वसूल करना उस जागीरदार का काम था। प्रभावी क्षेत्र यानी कि ये जागीरदारी या स्थायी बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ, तो सबसे पहले तो ये कहाँ लागू हुआ था, बंगाल में, और साथ में बिहार और उड़ीसा में। कालांतर में से उत्तर प्रदेश के एक खंड में लागू कर दिया, कहाँ पे, बनारस में, और साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में। यानी कि ब्रिटेन के अधीन भारत में जितना क्षेत्र था टोटल ब्रिटिश शासित क्षेत्र, उसके कितने परसेंट, 19% भाग पे तो कौन सी व्यवस्था लागू होती है आपकी, स्थायी बंदोबस्त। अगर पूछे कि कौन कौन से राज्य की है, तो सबसे पहले बंगाल में लागू हुई, बंगाल के बाद बिहार और उड़ीसा, यूपी के केवल एक खंड में, किसमें, बनारस में, और एक उत्तरी कनाडा में। यानी कि टोटल ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे, 19% भाग पे स्थायी बंदोबस्त लागू था। स्थायी बंदोबस्त में माल गुजारी अर्थात भू राजस्व वसूल कैसे होता था, तो किसान से वसूले गए लगान का कितना भाग बेटा, 10/11 भाग। तो कहाँ जमा कराना है आपको, सरकारी कोष में, और एक भाग उसका किसके पास रह जाएगा, जमींदार के पास। ठीक है, कि टोटल 11 भाग लिए, 11 में से 10 भाग तो दे दिए सरकार को, और एक भाग इसमें किसको मिलेगा, जमींदार को, और वो ही उसकी आय होगी, किसकी, जमींदार की। अब लेकिन जमींदार, अब आपने सुना होगा किसान आंदोलन यहीं से शुरू हो गए, वो क्यों, कि यहां तो इसको इतना सा भाग मिला, अब इससे उसकी जागीरदारी चलती है क्या, सही ठाट से रहना है, तो फिर वो लाग बाग शुरू करता था। जानते हो ना लाग बाग, छोटे मोटे किसी भी कार्य के लिए राज दूसरा अगर जागीरदार बनेगा तो उसकी तलवार बंधाई होगी, तो तलवार बंधाई राग लगेगी, घर को बेचने पे कर लगेगा, लड़की की शादी पे कर लगेगा, पशु खरीदने पे कर लगेगा, वो लाग बाग हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो लाग बाग के द्वारा अपनी इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे जागीरदार, किसान का हर तरीके से शोषण होगा। तो ये आपको पहला स्थायी बंदोबस्त पूरी तरीके से याद करना है, कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जागीरदार को बनाया गया, किसको, जागीर, उसको कह दिया कि भैया इतना आपकी जमीन दे दी, इससे लगान वसूल करना आपका काम है, आप जानो और किसान जाने। इसी को हम जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, बिस्वेदारी भी कहते हैं। ठीक है, ये टोटल ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भाग पे लागू थी। लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, जानसूर वगैरह इसके सहयोगी थे, और इसमें कितना तो लगान सरकार के पास जाएगा, तो 10/11, जागीरदार के पास कितना रहेगा, 1/11। इसके बाद हमारी अगली प्रणाली है, क्या कहेंगे उसे, महलवाड़ी। महलवाड़ी में भूमि का मालिक किसको बनाया जाएगा, गांव, पूरे गांव को, और गांव को ही क्या कहा गया, उसमें महाल कहा गया। वहां जागीरदार को बनाया या पूरे गांव को जिम्मेदारी दे दी। लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने इसे सबसे पहले 1822 में लागू किया था। और इसके अलावा एक व्यक्ति कौन है बेटा, मार्टिन, और एक कौन है आपके, थॉमसन। तो हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन और थॉमसन महलवाड़ी व्यवस्था को लेके आए। अब ये व्यवस्था कहाँ है, देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और कौन से प्रांत, पंजाब। या मैं कह सकता हूं कि उत्तरी भारत में, उधर पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो गई कौन सी, स्थायी बंदोबस्त, और उत्तरी भारत में कौन है, महलवाड़ी, और महलवाड़ी में भूमि का मालिक कौन है, गांव, गांव उगा के दे लगान को। और कितना परसेंट भाग बेटा, ब्रिटिश सरकार का 30% भाग पे ये था। माल गुजारी के तहत उत्पादन का कभी कभी तो 80% ले लिया जाता था, लेकिन बाद में बेंटिंग के समय कितना, 66, और कभी कभी डलहौजी के समय कितना लिया गया है, 50%। तो आपको याद क्या करना है कि इस व्यवस्था में, महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो है वो गांव को बनाया गया है, पूरे गांव को बनाया गया है। हॉल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था को लाने वाले थे। ठीक है, इसके बाद ये ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भाग पे लागू थी, और मुख्यतः ये उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू थी। ठीक है, आगे आगे हम कौन सी आ गई, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक कौन है, किसान या रैयत है, और इसको लाने वाला कौन है, थॉमस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस लाया, महलवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी लाया, और रैयतवाड़ी को कौन लाया, मुनरो लाया। मुनरो के अलावा ये मद्रास में लागू की इसने, इसके अलावा विनगेट द्वारा इसको कहाँ लागू कर दिया, मुंबई में। इसमें किसान से कितना टैक्स लिया जाता था,
30 से 33% और बाद में कितना कर दिया 50% तक बढ़ा दिया गया। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन थे? मद्रास और मुंबई। उस समय के मद्रास का मतलब वर्तमान तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये सारे क्षेत्र थे, ठीक है। और मुंबई का मतलब वर्तमान आपके महाराष्ट्र और गुजरात। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूं अब आपसे आसानी से तीनों क्षेत्रों को समझना कि ये जो आपका भारत है, इस भारत की अगर मैं बात करूं तो किस क्षेत्र में कौन सी प्रणाली मुख्यतः लागू थी। तो अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा कि दक्षिणी भारत में तो जो व्यवस्था थी वो कौन सी है, रैयतवाड़ी है, ठीक है। और ये जो बंगाल साइड है यहाँ आपकी स्थायी बंदोबस्त, जिसे मैं क्या कह दूं, जमींदारी, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त है। और जो उत्तरी भारत है उसमें कौन है, महलवाड़ी या महलवाड़ी व्यवस्था है। आप मोटा मोटा ऐसे याद कर सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में है, ठीक है। रैयतवाड़ी मद्रास, मुंबई और असम में है। और महलवाड़ी उत्तरी भारत, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों याद रखने हैं कि कहाँ कौन सी व्यवस्था लागू थी, बोलो याद रह जाएगा। और यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हुई तो हम आगे बढ़े और आगे हम पहुंच गए, ये कृषि से संबंधित सारी बातें हो गई। तो कृषि से संबंधित बातें क्या याद रखनी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय कृषि पर आधारित थी। भारत के 85% लोग कहाँ निवास करते थे, गांव में। और गांव जो हमारे थे, कृषि व्यवस्था थी वो जीविकोपार्जन वाली कृषि, रोजी रोटी के लिए हम खेती करते थे। लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने हमें नकदी फसलों की ओर ले गए, तो नकदी फसलों को, लेकिन कृषि में सुधार इन्होंने कुछ किया नहीं, ना सिंचाई को बढ़ावा दिया, ना रासायनिक खाद हमारे पास थे, ना हमारे पास कीटनाशक दवाइयाँ थी। तो भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे क्या होती चले गई, कम होती चली गई। और दूसरा, किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लगान ने। लगान पद्धति कितने प्रकार की थी, तो 3 प्रकार की थी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ, रैयतवाड़ी दक्षिणी भारत में और महलवाड़ी उत्तरी भारत में लागू हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम औद्योगिक। भारत की शिल्प कलाओं के पतन, क्योंकि जब ये नहीं आए थे तब भारत की शिल्प कला बड़ी उन्नत थी, लेकिन इनके आने के बाद इस शिल्प कला का क्या हो गया, पतन। क्यों हो गया पतन? क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान बनता था वो सब हाथ से बनता था, इनके वहां हमने बड़ी बड़ी मशीनों से बनने लगा। अब एक तो मशीनों से बनने वाला सामान तादाद में ही इतना बनेगा, उसकी लागत बहुत कम आएगी, सस्ता बनेगा। और हमारा जो हाथ से बनता था वो महंगा बनता था। पहली चीज तो ये हो गई। अब ग्राहक के पास दोनों माल जाएंगे तो ग्राहक तो बेटा किसको खरीदेगा, सस्ते को ही खरीदेगा। राष्ट्रवाद आपके गया कहीं और, जैसा कि आज चाइना के माल की स्थिति है। हम कितना भी राष्ट्रवादी बन लें, लेकिन जब मोबाइल खरीदने जाएंगे तो एक चाइना कंपनी का मोबाइल, एक भारतीय कंपनी का मोबाइल, फंक्शन देखोगे तो दुनिया भर के ज्यादा मिलेंगे, हमारी जेब में अपने आप ही चाइना का मोबाइल आ जाएगा। दीपावली पे लाइट खरीदने जा रहे हैं, कितने भी राष्ट्रवादी बन लो, फेसबुक पे कितनी भी पोस्ट डाल लो, लेकिन वो लाइट 25 रुपए में आ रही है, तुम्हारी 200 रुपए में आ रही है, तुम खरीदोगे ही नहीं उसको। तो वही स्थिति हमारी उस टाइम हुई कि ब्रिटिश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बना हुआ माल सस्ता था, सुलभ था, तो हर कोई व्यक्ति उसे खरीदेगा। अब पहला काम तो ये हो गया। दूसरा और कारण था एक, जो कच्चा माल था, उस कच्चे माल को सबको ब्रिटिश कंपनियां खरीदने लगी। तो जो हमारे हथकरघा व्यापारी थे, जो अन्य व्यापारी थे, उन्हें कच्चा माल ही नहीं मिलता था, और मिलेगा तो वो ज्यादा कीमत दे देते थे, तो उनका वैसे विनाश हो गया। तो कहने का मतलब औद्योगिक पतन हुआ। भारत सिर्फ इंग्लैंड के लिए क्या भेजने वाला, कच्चा माल का तो निर्यात बनकर आ गया, और इंग्लैंड से महंगा तैयार माल कहाँ आने लगा, भारत आने लगा। भारत की चीज ही पहले इंग्लैंड जाएगी और बनकर फिर भारत में ही बिकने आ जाएगी। 20वीं शताब्दी की आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात के क्षेत्र में कुछ हमने यहाँ पे उन्नति की, और हमारे यहाँ पे निजी क्षेत्र का पहला बड़ा कारखाना साक्षी नामक गांव में कब स्थापित हो गया, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा साहब इस मामले में भाग्यशाली थे। 1907 में कारखाना लगाया, 1913 में प्रोडक्शन शुरू हुआ, 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो 1914 में विश्व युद्ध शुरू होने के बाद इंग्लैंड की सभी फैक्ट्री सेना के लिए सामान बनाने में लग गई, तो भारत माल भेजने खत्म। तो उस समय
उस 4-5 साल में ये कारखाना इतना बड़ा हो गया कि आज भी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़े। पूंजीगत उद्योगों के अभाव के कारण भारत में भावी औद्योगिकरण जो है वो प्रोत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास पूंजी का अभाव था। सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा, जैसे कि आपके रेल से संबंधित है, आपकी विद्युत उत्पादन, संचार और बंदरगाहों तक की क्रम से रहा था, क्योंकि सार्वजनिक सेक्टर कोई प्राइवेट सेक्टर या सार्वजनिक सेक्टर जो है हमारा कोई उद्योग धंधों में नहीं आया था। उसका सार्वजनिक सेक्टर ने तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से काम किए जो कि ब्रिटिश प्रशासन को सुविधा बना सकते हैं। रेलवे का विकास इसलिए नहीं किया कि भारतीय बैठ के आराम से उसमें यहाँ से वहां घूमे, इसलिए किया था कि वो प्रशासन को ज्यादा आसान तरीके से संभाल सके पूरे भारत पे। इसलिए जो काम प्रशासन को सुविधाजनक बना रहा था उन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने पैसा लगाया भारत में। 1869 में स्वेज नहर का खुल जाने के बाद तो अब भारत का जो व्यापार है वो इंग्लैंड के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ होने लगा। अब भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना के बारे में, क्योंकि बाद में जाके तीसरा काल जब आया तो हमारे यहाँ उद्योग स्थापित होने लगे। तो सूती वस्त्र की पहली मिल जो भारत में लगी थी वो कब लगी थी? 1818। जगह कौन सी थी? पोर्ट ग्लास्टर। लेकिन बेटा ये कैसी हो गई? असफल हो गई। तो पहली सफल मिल जो है वो 1853 या मैं इसे 1854 भी कह सकता हूँ मूलतः, कहाँ लगी है? मुंबई में। ठीक है। कागज मिल पहली बार हमारे श्री रामपुर में लगी है। कहाँ लगी है? श्री रामपुर। और चीनी, गन्ने से चीनी बनाने का पहला कारखाना बेतिया कहाँ स्थापित हुआ है? बिहार में। और जूट बनाने का कारखाना जो लगा है ना वो किस जगह पे? रिसरा में लगे। तो 2-3 मिल तो बेटा यहाँ से निकालनी है कि सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में लगी थी, असफल हो गई पोर्ट ग्लास्टर में। तो सफल मिल 1854, मूलतः 54 याद करना है, 54 में। लेकिन एनसीईआरटी में 53 दे रखा है, ध्यान रख लेना। एनसीईआरटी को ही ध्यान रख के चलना है। तो एनसीईआरटी में तो क्या दे रखा है? 53। 53 में कहाँ स्थापित हुई है? मुंबई में। तो ये वाली हुई। एक ये इंपॉर्टेंट है कि जूट की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? रिसरा, जगह का नाम है रिसरा। और रिसरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब लगी है ये? 1855 में। चीनी उद्योग का पहला कारखाना आपके बिहार में लगा। लोहा इस्पात का पहला जो कारखाना लगा था वो कहाँ लगा था? कुल्टी। कुल्टी कहाँ है बेटा? पश्चिमी बंगाल। ऊन का पहला कारखाना कानपुर में लगा था, लाल इमली के नाम से। ठीक है। सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में लगा। समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास हमारा असफल रहा। सफल प्रयास पहली बार हमने कहां पे किया है? पोरबंदर, और उसके बाद हमारे बूंदी के लाखीरी में किया। लेकिन पहली बार 1904 में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का कारखाना चेन्नई में लगा दिया। कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा के लिए जो हमने पहला कारखाना लगाया वो 1920, और लगा कहाँ पे? तो आपके केरल में। एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो था हमारे भारत में वो कौन सा है? जेके नगर। और ये तो आप छोड़ दो क्योंकि ये तो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ है। तो 2-3 उद्योग याद करने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात का कारखाना 1907 जमशेदपुर, प्राचीन नाम था साक्षी गांव। ठीक है। लेकिन एक और कारखाना इससे पहले लगा जो कुल्टी में लगा था। ठीक है। इसी प्रकार सूती वस्त्र की पहली मिल तो असफल हो गई पोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन सफल मिल 1853 में कहाँ लगी? मुंबई में लगी। और जूट की पहली मिल जो लगी है वो 1855 में कहाँ लगी है? रिसरा में लगी है। ये आपको याद करने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर आगे आए तो विदेशी व्यापार। तो औपनिवेशिक सरकार की प्रतिबंधकारी नीतियों के कारण भारत का कच्चे माल जैसे रेशम, चीनी, कपास, नील और पटसन आदि का निर्यात हो गया। पहले हम तैयार माल बेचते थे, अब हम कैसे माल का निर्यात करते हैं बेटा? कच्चे माल का। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र, इन अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों को हम क्या करने लगे हैं? आयात। तो विदेशी व्यापार की बात करें तो हम कच्चे माल का तो निर्यात करते थे, और इंग्लैंड के बने सामान माल का क्या करेंगे? आयात करेंगे। ये हमारा विदेशी व्यापार उस समय का रहेगा। इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना क्या स्थापित कर लिया था? एक अधिकार। अर्थात भारत का पूरा विदेशी व्यापार जो है वो किसके साथ होता था? इंग्लैंड के साथ। बाकी देशों के साथ अब आपका खत्म हो चुका था। भारत के आधे से अधिक व्यापार तो इंग्लैंड तक सीमित रहा, तथा कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होता था। व्यवसायिक संरचना, ये भी एनसीईआरटी के डाटा याद करने हैं। ऊपर वाले, कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, और कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी?
70 से 75%। विनिर्माण में कितने लोग लगे हुए थे? 10%। और जनसंख्या रोजगार के लिए सेवा क्षेत्र से कितने को मिलता था बेटा? 15 से 20। ये एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है, तो ये वाला डाटा भी याद करना है कि किस क्षेत्र से कितना रोजगार किसको मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो कृषि क्षेत्र में। अच्छा, गांव में कितने लोग निवास करते थे? 85% निवास करते थे। उसमें से खेती कितने लग रहे? 70 से 75। विनिर्माण में कितने लगे हुए? 10। और सेवा में 15 से 20। ब्रिटिश शासन के काल में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब वर्तमान तुम्हारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसमें क्या है, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में तो कमी आ गई और इसकी जगह वहां किसको बढ़ावा मिला? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को। दक्षिणी भारत की बात कर रहा है। आपसे ये लाइन कहाँ पूछी जाएंगी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस मद्रास प्रेसिडेंसी में तो कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या तो ब्रिटिश काल में कम हुई और किस में बढ़ गई? विनिर्माण और सेवा। जबकि पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में कृषि में लगे श्रमिकों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात आपके पंजाब, राजस्थान क्षेत्र में तो कृषि में ज्यादा श्रमिक लगे धीरे धीरे, और दक्षिणी भारत में कृषि की बजाय किसमें ज्यादा आएंगे? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। जनांक की स्थिति, जनसंख्या कितनी थी? तो आपने ये तो अलग से भी पढ़ रखा है कि भारत में पहली जनगणना जो हुई है वो ब्रिटिश काल में हुई है। प्रायोगिक तौर पे पहली बार कब हुई थी? तो प्रायोगिक तौर पे पहली बार जो हुई थी वो 1872 लॉर्ड मियो के समय हुई थी। लेकिन संपूर्ण भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के समय हुई है। तो जनांकिकी की स्थिति की बात करें तो ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ पे नियमित रूप से जनगणना शुरू होती है। और नियमित जनगणना पहली बार कब होती है? 1881 में। अब उस समय की मैं बात करूं तो आपने कभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हो आप, तो ज्योग्राफी में जनसंख्या के विकास से संबंधित जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत चलता है। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की थॉमस और नोटेस्टीन द्वारा दिया गया था। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ और पंचम अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था अविकसित समाज की होती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी होती है? उच्च होती है। कोई कंट्रोल नहीं होता, भगवान की देन होती है। ठीक है, तो जब जन्म दर भी ऊंची है और साथ में मृत्यु दर भी ऊंची है तो वृद्धि दर कैसी रहेगी? निम्न रहेगी, क्योंकि जितने पैदा हुए उतने ही क्या हुए? मर गए। तो पहली अवस्था थी वो। और ये पहली अवस्था हमारे भारत में कब तक रहती है? तो ये पहली अवस्था रहती है भारत में 1921 तक। कब तक रहती है? देखा होगा तुमने 1911 से 1921 के बाद जितना पैदा नहीं हुए उससे ज्यादा मर गए थे। हम ऋणात्मक में पहुंच गए थे। तो ये पहली अवस्था में था भारत 21 तक। लेकिन 21 के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ और भारत दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए भारत में 1921 को महान जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि उससे पहले भारत प्रथम अवस्था में रहेगा और उसके बाद दूसरी अवस्था में जन्म दर तो ऊंची है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के कारण मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जन्म दर ऊंची बनी हुई है, मृत्यु दर कम हो गई, जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ेगी, उसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। तो दूसरी अवस्था में हम पहुंच गए, ये भी आपको याद रखना है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे जिसके कारण जनसंख्या कैसी रही आपकी? स्थिर, बढ़ी नहीं। जन्म दर 48 थी तो मृत्यु दर भी कितनी थी? 40। जितने पैदा हुए उतने ही मर गए। आओ खत्म करें। शिशु मृत्यु दर आज के दिन लगभग कितने के आसपास चल रही है बेटा? 33 के आसपास। अब सोचो आप उस समय कितनी थी? 218। इसीलिए तो आदमी सुरक्षित ही नहीं था। पता लगा कि बच्चे किसी परिवार में पैदा हुए 10-12 और बाद में 1 या 2 ही जीवित बचे। इसीलिए ज्यादा पैदा करते थे, कोई सुरक्षा नहीं थी। आज क्या हम क्यों हमने कंट्रोल करना विश्वास कर लिया कि एक लड़का और एक लड़की पे, क्योंकि हमें पता है कि अप्राकृतिक जो मृत्यु है वो कम होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया है। तो यहां से एक चीज याद करनी है कि जब हम ब्रिटिश काल में एक आदमी की औसत आयु कितनी थी बेटा? 44 साल। बहुत सारी महामारियां फैलती थी, अकाल पड़ते थे, युद्ध होते थे, तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। आज कितनी है? लगभग ये 69 साल है। साक्षरता देखो बेटा कितनी सी मात्र 16%। और महिलाओं की बात करूं तो कितनी थी? 7%। ये वाला याद कर लेना, एनसीईआरटी में इसी तरीके से लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है।
ये वाली लाइन याद करनी है कि जनांगीकी संक्रमण के प्रथम सोपान कब तक रहा है? 1921। प्रथम सोपान में जन्म दर भी ऊंची है, मृत्यु दर भी ऊंची है। परिणाम क्या निकलेगा कि वृद्धि दर नगण्य या स्थिर है। लेकिन 21 के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो गया, अकाल वगैरह थोड़े से कम हो गए, तो अब हमने क्या किया, जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर कम। तो अब हम कौन सी अवस्था में पहुंच गए? दूसरी अवस्था में। इसीलिए 21 को क्या कहा जाता है? विभाजक वर्ष कहा जाता है, विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब आगे आधारभूत संरचना। औपनिवेशिक हितों के लिए रेल, पतन और जल परिवहन और डाक तार प्रणाली का विकास हुआ। सड़कों का विकास देश के अंदर कच्चे माल को रेलवे स्टेशन तक लाने और बंदरगाह तक लाने के लिए किया गया था। भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत 1850 में शुरू हुई, लेकिन पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में चलाई गई थी। ठीक है, इसी समय भारत में डाक तार प्रणाली का विकास हुआ है। डाक तार प्रणाली का जो विकास हुआ है आपके, वो भी इसी समय हुआ है। और टाटा एयरलाइंस का विकास कब हुआ था? 1932 में। लेकिन पहली उड़ान जो भरी गई थी 1911 में, इलाहाबाद से नैनी के बीच भरी गई थी, ये भी याद रखें। तो ये विकास भी हमारे यहाँ हुआ। अब कुछ सिद्धांत। भारत में ब्रिटिश नीति घिनौनी है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स। धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट या समस्त बुराइयों की जड़ किसने कहा है? दादा भाई नेहरू जी ने, कि धन निष्कासन जो है अनिष्टों का अनिष्ट और समस्त बुराइयों की जड़ है। धन निष्कासन को बहते हुए घाव के समान माना। किसने? आरसी दत्त ने। अंग्रेज घुसपैठियों ने पहले भारतीय चरखे तोड़े क्योंकि खत्म, और फिर भारतीय सूती वस्त्र की क्या ला दी भारत में? बाढ़। हमारे सूती वस्त्र के चरखे तो खत्म कर दिए, फैक्ट्री में बने हुए माल की भारत में बहुत सारा सप्लाई कर दी, बाढ़ आ गई। ये किसने कहा है बेटा? काल्पनिक। द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा था? के एम पणिकर ने। द्वैध शासन जो चला था बंगाल में, वो इस समय चला था। तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत से संबंधित क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करके मैं 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपको बनवाता हूँ, वो आपको याद करने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में धन निष्कासन के बारे में कौन कौन से विद्वान बात करते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो दादा भाई नेहरू जी साहब थे, आरसी दत्त साहब थे, डिग्बी साहब थे, और एक राव साहब थे। सबसे अच्छी पद्धति किसकी मानी गई? वैज्ञानिक राव के साहब की सबसे अच्छी मानी गई थी। दादा भाई नेहरू जी ने भारत की उस समय 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपए के आसपास। पुस्तक इनकी याद करनी है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या याद करना है कि हमारी जो लगान पद्धति जो थी वो याद करनी है। लगान पद्धति में 3 प्रणालियां थी, एक स्थायी बंदोबस्त था, एक रेतवाड़ी थी, एक महलवाड़ी थी। वो आपको वहां से एक प्रश्न बन सकता है कि किसान हमारे किसान भाइयों के साथ किस प्रकार की थी। और फिर डाटाओं में 3-4 लाइन ये याद करनी कि किसने क्या कहा है ब्रिटिश शासन के दौरान, कि ब्रिटिश नीति घिनौनी थी, धन निष्कासन के अनिष्ट या सबसे बुरा कार्य किसने कहा है, बहते हुए घाव के समान किसने बताया है, और द्वैध शासन जो था डाकुओं का घर था या डाकुओं का राज्य था, ये किसने कहा। ये बात आपको याद कर लोगे तो इतने ही प्रश्न इसमें से बनते हैं। ठीक है, कल एक नए टॉपिक के साथ रहेंगे। तो बेटा एक बार सभी को राम राम। और इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक आज आपके खत्म होता है, जहां मैंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार उस शासन से, औपनिवेशिक शासन से प्रभावित हुई थी, उसकी बात आपको समझाई है। औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है कि जब किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमारे अधिकार ना होकर किसी दूसरे देश का अधिकार होता है तो उसे उपनिवेश कहता है। भारत के संसाधनों का यूज कोई दूसरा देश अपने हितों के अनुसार करता है तो वो उपनिवेश कहलाता है। और औपनिवेशिक काल में जो भारतीय अंग्रेजों के आने से पहले जो एक समृद्धशाली थे, आत्मनिर्भर थे, दुनिया में हम प्रसिद्ध थे, वो सब उनके आने के बाद खत्म हो गया। हम एक कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक बन के रह गए।
तो उनका जो प्रभाव पड़ा वो आपने पढ़ा। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार आप लोग लाइक और शेयर भी करोगे, और साथ में एसएस में कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उनके बारे में बताते रहेंगे। और साथ में एक सेकंड यूनिट की क्लास भी आपकी चल रही है, तो सेकंड यूनिट में भी मैंने आपको राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट करवा दी हैं, और इसके अलावा अनुसंधान केंद्रों की बात भी हुई है। आगे आपके और कौन कौन सी टॉपिक इन दोनों चैप्टर से, एक तो इकोनॉमिक एसएस वाला और एक आपके यूनिट सेकंड, राजस्थान जी के भी जल्दी लेके आएंगे, चिंता ना करें। तो आज के लिए इतना ही, सभी को शुभ रात्रि। फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ बेटा आज भेज दूंगा, चिंता ना करें।